तो जब हम टेक्निकल की बात करते हैं, सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन कि हमने कहा हम टेक्निकल लोग हैं। टेक्निकल, तो टेक्निकल का वर्ड है, इसको सुन के या पढ़ के आपके जहन में क्या आता है? टेक्निकल आदमी है जी, टेक्निकल आदमी है। हम सब टेक्निकल आदमी हैं, है ना। एक कॉमर्स का तो एक ही बंदा था बेचारा, वही उठ के बाहर चला गया, ठीक है। बाकी हम सब लोग टेक्निकल। तो टेक्निकल सुन के जहन में क्या आता है? एक आम आदमी पूछे टेक्निकल से क्या मतलब है, आपकी वालदा पूछ लें, आपकी बहन पूछ लें जो घर में बैठी हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे आप? अम्मी ने पूछ लिया कि भाई तुम बताओ तुम टेक्निकल काम करते हो, तुम क्या करते हो? अब उनको समझाने के लिए मुझे लेमन लैंग्वेज में जाना पड़ेगा ना। आई डोंट गिव द पेन कि जी ये सर्किट ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, जो कि माँ नहीं समझेगी। अब मैं कैसे समझाऊंगा उसको टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल सुनते ही जहन में क्या आता है? क्या डिपार्टमेंट, क्या चीज़, कौन सा डिपार्टमेंट जहन में आता है? टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, सही। इंजीनियरिंग कह लो ना, इंजीनियरिंग कह लो। इलेक्ट्रिकल एक डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग एक उसका एरिया है। अब आप चेक करो, टेक्निकल निकला है लैटिन वर्ड टेक्ने से, टेक्ने, और टेक्ने का मतलब होता है स्किल। इसका कोई ताल्लुक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से नहीं है। जमादार झाड़ू लगा रहा है, टेक्निकल है। औरत रोटी पका रही है, टेक्निकल है। हम पकाने रोटी ऐसी गोल बन जाएगी, रोटी बन जाएगी, गोल नहीं बनेगी। तो ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि टेक्निकल पूछते ही आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स ये जहन में आना। ये भी है मगर ये ही नहीं है। मेक इट वेरी क्रिस्टल क्लियर। हम अपने आप को ब्लू ब्लड समझते हैं कि जी हम लोग टेक्निकल हैं, और ये बीकॉम वीकॉम वाले इनको क्या पता, कुछ नहीं पता है। मगर जो काम वो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज अकाउंटिंग के लिए जो स्किल चाहिए वो इंजीनियर के पास नहीं है ना यार। तो हम टेक्निकल से समझ लेते हैं, इससे हमारा जहन बंद हो जाता है, ओपन। हर आदमी जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो स्किल की बुनियाद पर है, और वो टेक्निकल है, और वो टेक्निकल है, हमेशा याद रखें। इससे प्रोफेशनल की और प्रोफेशन की रिस्पेक्ट आपके अंदर पैदा होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पहली चीज़ क्या है? मल्टी डायमेंशनल क्रॉस फंक्शनल टीम। अभी आगे आएगा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को खोल रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनल क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर जमादार भी आ रहा, झाड़ू लगाने वाला भी आ रहा, ये लड़का जो पानी पिला रहा है ये भी आ रहा। दे ऑल आर रिस्पेक्टेड, दे आर पार्ट ऑफ अवर टीम। इस पानी, ठंडे पानी का हमारे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर 0.2% वेट है, मगर है ना। मैंने आते ही इसको मिला, मैंने कहा बेटा पानी पिला दो जरा। मैंने 2 गिलास ठंडे पानी के पिए, आई बिकम चार्ज्ड। अगर नहीं भी होते तो मैं एक कोर्स शुरू करता, मौत तो नहीं आ जाती, मगर कोई वैल्यू है ना जो उसने ऐड की। ही इज पार्ट ऑफ अवर टीम। टीम हमेशा स्क्रैच से काउंट होती है, टॉप से नहीं। टॉप से नहीं, टॉप पे जाके टीम खत्म हो जाती है। टीम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, गो टिल द लास्ट पर्सन। ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग नहीं है। हम नीचे वाला शुरू करेंगे, ये काम कौन करेगा? ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि नजर ही नहीं आ रहा, और जिसका हमारी भाई पानी के गिलास यहाँ रख दिए, चाय ला के पिला दी, इसका हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से, मेरे आपके मिलने बात करने से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। ये लड़का नहीं आया, पानी चाय नहीं मिला, ये प्रोग्राम नहीं होगा। अब इसके आने से और ना आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? यकीनन फ़र्क पड़ेगा, मगर वो फ़र्क क्वांटिटेटिव नहीं है, वो फ़र्क क्वालिटेटिव है। हम सब चाहेंगे यार काश एक प्याली चाय मिल जाती, यार काश ठंडा पानी मिल जाता। हम कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं, सबको पता है, सब अंदर अपने आप से कहेंगे। अगर वो मिल जाता तो क्या हो जाता? हम और चार्ज हो जाते ना। मगर जो मिल जाता वो क्वालिटेटिव है, एंड क्वालिटेटिव कैन नॉट बी काउंट। हम उसको काउंट नहीं करते। वो सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो सारे काम कर रहे हैं जो वैल्यू एडिशन है, अभी आगे वैल्यू एडिशन आएगी, वैल्यू एडिशन है, उन सब की एक मखसूस वैल्यू है। हम सिर्फ उसी को काउंट कर रहे हैं कि जिनका काम फोर फ्रंट के ऊपर कस्टमर के पास जा रहा है। व्हाट अबाउट ऑल अदर्स? सारे लोग हैं। वो जिसने दरवाज़ा खोल के हमें यहाँ तक पहुँचाया उसका भी हिस्सा है ना। ऑलवेज रिमेंबर, टीम स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जो मेरी टीम का आखिरी आदमी है वो मेरा पहला आदमी। बिल गेट्स से किसी ने पूछा, व्हाट इफ देयर इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू? उसने कहा, आई विल गिव दैट प्रॉब्लम टू द लेजीएस्ट पर्सन ऑफ माई ऑफिस, ही विल फाइंड द ईजिएस्ट वे टू डू दैट। क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता कमबख्त, वो लेजीएस्ट, उसको निकालने का ईजिएस्ट ऑप्शन ढूंढ लेगा। ये लिखा हुआ कोट है, चेक कर ले आप, अभी नेट पे जाके चेक कर ले, नेट मुझसे बेहतर जानते हैं आप। उसने कहा, आई विल गिव इट टू द लेजीएस्ट पर्सन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, ही विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि उसे काम करना ही नहीं है, अब गले पड़ गया, मर गया। उसने कहा, मगरो लाओ, डंग टपाओ।
अब हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। वो पागल है जिसकी सोच है। दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की आसान तरीन तारीफ की जाए तो वो क्या है? मैनेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करा तो जहन में क्या आया? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैं प्रोजेक्ट का इसके बाद में अटैच करूंगा। नहीं, हम मैनेजमेंट को डिफाइन करते हुए हम मैनेज के वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। हम किस चीज़ को मैनेज करते हैं कंपनी में? आप सब लोग कंपनी में काम करते हैं, मैं भी आपकी कंपनी में हूँ, समझो मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ। हम जब कहते हैं मैनेजमेंट तो हम किसको मैनेज करते हैं? लोगों को पीपल कह सकते। अब आ गए रिसोर्सेस। 5 रिसोर्सेस हैं हमारे पास। अभी प्रोजेक्ट का वर्ड को मैंने टच ही नहीं किया। अभी हम मैनेजमेंट के अंदर हैं, ठीक है? इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो पीस ऑफ केक बन जाएगा, ठीक है? 5 रिसोर्सेस हमारे पास होती हैं, इसको 5M थ्योरी कहते हैं। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल या मटेरियल्स एंड मैकेनिज्म। इसको 5M कॉन्सेप्ट कहते हैं मैनेजमेंट का। अब इसमें से हम ग्रुप करते हैं। मैन ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ठीक हो गया? हम ग्रुप वाइज अलग अलग कर लेते हैं। रिसोर्स, इस कमरे में रिसोर्स लगी हुई है, मल्टीमीडिया लगा हुआ है, मल्टीमीडिया का कहीं वो भी एलसीडी लगी हुई है, ठीक है? एक को मान लो, क्या मैं इस वक्त इसको मैनेज कर रहा हूं? लाइट चल रही है, पंखा है, एसी है। लाइट, पंखा, एसी, मल्टीमीडिया, 4 रिसोर्सेज मेरे पास, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों मिलाकर, ठीक हो गया? बाकी को छोड़ देते हैं। पानी, पांचवा पानी मेरे पास है। छठा, टिश्यू मेरे पास है, ठीक हो गया? 6 रिसोर्स मेरे पास है। मैं इनको मैनेज कर रहा हूँ? इस कमरे का दरवाज़ा बंद है, इसमें एक काम हो रहा है, मैं वो काम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ शरीक हैं, हम सब मिलके एक काम कर रहे हैं। बाहर लोग बता रहे हैं अंदर ट्रेनिंग हो रही है, तो इसका मतलब जो कुछ अंदर हो रहा है उसको बाहर किसी न किसी फ्रेज से बताया जा रहा है ना। ट्रेनिंग हो रही है, एक आदमी बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। उस आदमी में 6 रिसोर्सेज हैं, टिश्यू, पानी, पंखा, लाइट, एसी और। अब आपने कहा रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको छोड़ दिया मैंने। भी इन रिसोर्सेज को क्या मैं मैनेज कर रहा हूं या नहीं कर रहा? कर रहा हूं। कैसे? हाँ, नहीं, मैनेज करना बताओ, यूटिलाइज करना ना बताओ। आप हमें सिखाने के लिए मतलब स्लाइड आगे करेंगे या कुछ लिखेंगे, वो मैनेज करता है। मैनेज करना क्या है इसमें? तो बच्चा जानता है, डाउन एरो करूँगा स्लाइड आगे बढ़ जाएगी, अप एरो करूँगा भी चली जाएगी। मैनेज क्या कर रहा हूँ? ये पानी गिरा इसकी डायरी के ऊपर, टिश्यू पेपर नहीं थे, ये गई, ये टिश्यू लेके आई, इसने उसको साफ़ किया, तो देर में टिश्यू आ गए सारे। ऐसे ही हुआ। मैनेज किस टाइम पे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, वो मैनेज कर रहे हैं। ये तो ऑर्गेनाइजिंग है, मैनेज तो नहीं है। ये तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। शादी में टेबल कहाँ, कुर्सी कहाँ होगी, खाना कहाँ, औरतें मर्द कहाँ बैठेंगे, ये मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजिंग है? रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया जाता, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये पंखा अगर यहाँ फर्श पे लगा दूंगा, नहीं घूमेगा, हवा नहीं देगा, वो काम नहीं करेगा जो कर रहा है। ये टेबलें पलट दूं, ये कुर्सियां पलट दूं, डायगोनली ये उतनी जगह घेरेंगे जो अभी घेर रहे हैं, मगर वो काम नहीं हो सकता कि जो मुझे इससे लेना है। मैंने ऑर्गेनाइज किया रिसोर्सेज को, मैनेज तो कुछ भी नहीं किया। मैनेज क्या किया है? अच्छा, अभी इसी वक्त टाइम हो रहा पौने चार बजे 25 तारीख 2025 अप्रैल, कमरा बंद करके चले गए बाहर। 100 साल गुजर गए, हम सब मर खप गए, लोगों ने दरवाज़ा खोला, ये पानी यहीं पड़ा होगा, वहाँ होगा, ये पंखा यही लगा हो, गल गया होगा, सड़ गया होगा, एसी जल गया होगा, ये होगा। तो इसे मैनेज क्या करना है? इसके साथ एक आदमी को भी बंद कर दिया। हमें एक ढांचा मिलेगा इस दरवाजे के साथ, जिसको धक्का दे के हम दरवाज़ा खोलेंगे।
उसके नाखूनों की उंगलियों के निशान वो दरवाजे पे होंगे। उसने आखिरी कोशिश की दरवाजे को खोल के बाहर निकलने की, भूख प्यास से मर गया, ढांचा बन गया। ऐसा होगा या नहीं होगा? बिठा के तो उसको यहाँ गए थे, वहाँ कैसे पहुँच गया? ओनली मैन इज़ मैनेज्ड, रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज। कभी भी अपनी एनर्जी इस पे ज़ाया मत करना। ये कमबख्त जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहे। रिसोर्सेज आर नॉट मैनेज्ड, दे आर ऑर्गेनाइज। इस मल्टीमीडिया को उतार के यहाँ लगा दूं, इसमें से शरबत मिलना शुरू हो जाएगा, ये गन्ने की मशीन बन जाएगी, ठंडा गन्ने का रस। यार मल्टीमीडिया ही रहेगा ना, वो काम नहीं करेगा जो कर रहा है। मैंने ऑर्गेनाइज किया इसको आई सेंटर साइड के ऊपर। वो जो आदमी वहां बैठा है 45 डिग्री के एंगल से हिट करेगा तो उसको इजीली पड़ सकता है। मैंने इसको यहां पे लगाया ना, तो इसको मैनेज क्या करना है? दे आर ओनली ऑर्गेनाइज। जहां भी ये सब मैं वो बातें कर रहा हूं जो आपने इससे पहले नहीं सुनी कभी भी, या आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये सारे कॉन्सेप्ट को धज्जियां बखेर रहा हूं मैं, दलील देता हुआ चल रहा हूं। नंबर 1, अपनी हर बात का जिम्मेदार हूं, जवाबदार हूं। कहीं चैलेंज हो जाए मैं जवाबदार हूं। हर चीज़ की दलील आपको दूंगा ताकि कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकें। जहां फंसे मुझे फ़ौरन पकड़ ले, ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं हर बात उल्टी करूंगा आज और साबित करूंगा उसको आपके साथ। जब आप मान जाएंगे फिर आगे बढ़ूंगा। रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड। चलो फिर ले दे के टूटा फूटा मैन रह गया। ओनली मैन इज मैनेज्ड, मैनेजमेंट। कभी भी याद रखें, अपनी अपनी तवानाई ज़ाया मत करें इन तमाम चीज़ों के लिए, इनकी कोई हैसियत नहीं है। द बेसिक रिसोर्सेज मैन। डिस्कशन चल रहा है इस वक्त, चल रहा है कि मैन को रिसोर्स नहीं कहा जाए, सोर्स कहा जाए, क्योंकि सोर्स रिसोर्स को जनरेट करती है। तो ये क्या बात है कि मनी को भी रिसोर्स कर रहे हो, ह्यूमन को भी रिसोर्स कर रहे हो? ह्यूमन तो मनी को जनरेट करता है। ये स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है इस वक्त वेस्ट में। क्वाइट पॉसिबल कि इसको निकाल लिया जाए इस 5M के अंदर से, इस 5M के कॉन्सेप्ट में। अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको, इसको निकालने। और बिल्कुल ठीक बात है, मैन को आप डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग करा के, रिसर्च करा के। इस पानी की बोतल को तो नहीं कर सकते, है ना। नंबर 2, फर्क क्या बताता हूँ। जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास है, महंगी या सस्ती, वो यूनिडायमेंशनल होगी, एक काम करेगी। ये एसी यहाँ से निकाल के मैं मेन गेट पे लगा दूँ, ये ठंडी हवा देगा और क्या करेगा? वो आपको लगे या ना लगे। ये बत्ती यहाँ से निकाल के सूरज के नीचे लगा दूँ तो भी जलेगी, नज़र नहीं आएगी। हर रिसोर्स यूनिडायमेंशनल है, मैन मल्टी डायमेंशनल है। इसी वक्फा वक्त में, लम्हा वक्त में, अरसा वक्त में मैं एक ट्रेनर भी हूँ, एक बाप भी हूँ, एक शौहर भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक बेटा भी हूँ ना। मुझे इसी वक्त मौत आ जाए तो 5 मुख्तलिफ लोग मुझे 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से रोएंगे ना। बेटी बाप को, बीवी शौहर को, बाप बेटे को, बहन भाई को। ऐसा उम्मीद वाले कहेंगे अच्छे टेढ़ रिजवान साहब बीच में मर गए, यही होगा ना। खुरम साहब लेके आए थे ट्रेनिंग के दौरान, हार्ट फेल हो गए, मर गए। 5 मुख्तलिफ लोग 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे रोएंगे। मैन इज़ द ओनली रिसोर्स दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल। और 1 2 3 4 नहीं, साइमल्टेनियसली मेरी ये 5 हैसियतें इसी वक्त है। नहीं, मैं कंपनी के अंदर दाखिल हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। तुम्हारा शौहर तुम्हारा 5 बजे के बाद, बीवी कहेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी। कैन आई से दैट? कैन यू से दैट? वी डोंट से दैट यार। हम दफ्तर को घर लेके नहीं जाते, ओके, मगर घर को दफ्तर के बाहर नहीं छोड़ सकते। हम दफ्तर से घर आए थे या घर से दफ्तर आए थे? यार हम घर से दफ्तर आए थे तो घर तो हमारे साथ है ना। तो इसलिए मैन इज अ रिसोर्स दैट इज। ये सारी हैसियतें, अभी फर्ज कर लो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता, तो मेरी आवाज़ में वो चीज़ नहीं होगी जो उसके ना होने की सूरत में होगी। इस बोतल के बाहर कुछ भी हो रहा हो, इससे इस बोतल के अंदर के पानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इल्ला ये कि मैं कंट्रोवर्सी में जाके इसको आग के पास रख दूं। इसके बाहर किसी का कत्ल भी हो जाए, पानी ठंडा रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन रिसोर्सेज को मुतासिर नहीं करते जब तक कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, मगर मैन को एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं जिसका इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। क्लियर है? अब एक और वर्ड आ गया यहाँ पे सामने, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। मैन की प्रोडक्टिविटी होती है,
बड़ा प्रोडक्टिव आदमी है भाई, ये तो बड़ा प्रोडक्टिव आदमी है। ये जुमला मैं कहता हूँ, इज इट राइट? मैन की प्रोडक्टिविटी है। एक हमेशा याद रखना, मैं हूँ कोई और हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी नॉलेज है, कंसेप्ट नहीं है नॉलेज नहीं है। इसके अलावा सब मेमोरी है, कुछ ना हो। सबसे बड़ा फ्लॉ हमारे है क्या है? कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। हम कहते हैं प्रोडक्टिव, मैन इज प्रोडक्टिव। ये जुमला सही है गलत है? देखो बचेगा कोई भी नहीं। जो सही कहेगा मैं पूछूंगा क्यों, जो गलत कहेगा मैं पूछूंगा क्यों। उस काम के लिए वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है। जब भी प्रोडक्टिव कहेंगे कोई काम होगा जिसका रिजल्ट साबित करेगा मैं प्रोडक्टिव था या नॉन प्रोडक्टिव था। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैन मैन बी प्रोडक्टिव? ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है, निकला प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन पैदावार, क्या आदमी पैदावार दे सकता है? मशीन गिव्स प्रोडक्शन एंड मैन गिव्स परफॉर्मेंस। आदमी की कारकर्दगी होती है और मशीन की पैदावार होती है। आदमी क़यामत तक पैदावार नहीं दे सकता। दे कोई माइकल आल बगैर मशीन के, मैं मान जाता हूँ। आदमी की परफॉर्मेंस है कारकर्दगी, समझे? मशीन की पैदावार है। पैदावार के सबूत चाहिए, हम देंगे ना, चेक कर लें आप। ठीक है, क्लियर है? ये अन्य ऐसे मुंह से बोल देते हैं वेरी प्रोडक्टिव वेरी प्रोडक्टिव, पकड़ के साबित करो। नहीं, उसकी परफॉर्मेंस से कारकर्दगी। कारकर्दगी इज ऑलवेज क्वालिटेटिव एंड प्रोडक्शन इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव। कैसा काम किया? अच्छा काम किया। कितना काम किया? बहुत काम किया। बस रुक जाओ यहीं पे। अच्छा और बहुत क्वांटिफाई करो इसको। कोई क्वांटिफाई कर दे इसको, क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकता। जब क्वांटिफाई नहीं हो सकते, कैसा काम किया? 10 काम किए। कितना काम किया? ऑल एक्सेप्टेड काम किया, नो रिजेक्टेड। रिजेक्शन एक्सेप्टेंस और 10 क्वांटिफाइबल डिनोमिनेशन है ना यार। अब जब मशीन की बात करूंगा तो ये बात सामने आएगी ना, मशीन ने कितनी पैदावार करी, टिश्यू के 10 डब्बे बनाए, सब एक्सेप्टेड। पॉपअप टिश्यू कहलाता है ये, सब एक्सेप्टेड पॉपअप टिश्यूज। ओके, थैंक यू। आपने क्वांटिफाई किया मशीन की प्रोडक्शन को। इसकी लिमिट है। जब आपने कहा वैल्यू एडिशन, अच्छा अब मैं अगला सवाल कर रहा हूं, वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू एडिशन करो। कैन मशीन ऐड वैल्यू? एक टॉपिक है यहां पे, ये कैन मशीन ऐड वैल्यू? वाई? एक मशीन पुरानी थी, रिप्लेस कर दिया। बीपीआर में क्या करते हैं आप? बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? ऑटोमेशन करते हैं। कौन सी? टेक्निकल ऑटोमेशन। कैसी? भैया आप ये हटाओ, ये हटाओ, ये टाइपराइटर हटाओ, डेस्कटॉप लेके आओ। ऑटोमेट किया आपने? ऑटोमेट किया ना भैया, डेस्कटॉप हटाओ, हटाओ बकवास है, लैपटॉप लेके आओ, भाई लैपटॉप हटाओ, टैब लेके आओ। आप टेक्नोलॉजी को ऑटोमेट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बीपीआर। क्या इसको आप वैल्यू, जो मैंने मिसाल दे रहा हूं, क्या इसको आप वैल्यू एडिशन समझते हैं? अगर नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट में जो अगर लगा दे उसको वही पकड़ लो। कॉन्सेप्ट जेनेरिक है, इफ एंड बट से थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट किसी ने दावा किया है तो गन्ने की मशीन से कोटा के प्लांट तक कॉन्सेप्ट होगा वो। अगर मैं कह रहा हूं वैल्यू एडिशन, मुझे हर जगह वैल्यू एडिशन को साबित करना पड़ेगा ऐसे ही। अब अगर निकाल दिया, आपने कहा मशीन करती है, मैंने मिसाल देके बता दिया। टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन से हम वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं। बिलुमूम इस कॉन्सेप्ट को कोई आदमी यूँ समझाएगा, जो उस आदमी ने समझाया कि हम डेस्कटॉप से टैब तक आ गए, हमने वैल्यू ऐड कर दी, टेक्नोलॉजिकली ऑटोमेट कर दिया, बड़े एडवांस हो गए, बड़े फॉरवर्ड हो गए, अप टू डेट हो गए, अपग्रेड हो गए। क्या इसको आप, उसके इस दावे को आप वैल्यू एडिशन मानेंगे? मैं आपकी बात पे इस मिसाल से उसकी क्लैरिटी कर रहा हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली वो वैल्यू ऐड की है उसने। क्या वैल्यू ऐड की? देखिए आपने टाइपराइटर आप कह रहे हैं रेस करना उसको इजी है डेस्कटॉप। हाँ, तो वैल्यू क्या ऐड हुई इससे? सेविंग। ये रिप्लेसमेंट है। क्या सेव किया? आपकी रिसोर्स जो ये टाइपराइटर यूज करके थे वो चलो। रिप्लेस हो गई है। वो तो पैसे लगाए ना उसके पीछे आपने, फिर तो उसकी बात भी तो करो। They still need someone to automate. आई एम सॉरी। They still need someone to automate. तो वो ठीक है, value चलो add नहीं करता। ट्रेनिंग करा दी हमने, ट्रेनिंग करा दी, ट्रेनिंग हो गया, आ गया। क्या इससे आपकी एंड प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ा? मैंने सवाल किया, कैसे आपके एंड प्रोडक्ट पे फर्क पड़ा?
तमाम लोगों ने सोचा और कुछ ने सोच के कहा नहीं, क़यामत तक नहीं पड़ेगा, क़यामत तक नहीं पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट वही रहेगी जो आपकी थी। मशीन क्विकन्स द जॉब, डज नॉट चेंज द आउटपुट। राडो के डिजाइनर ने कहा था मास्टरपीसेस आर ऑलवेज मैनुअल, मशीन कैन नॉट मेक द मास्टरपीस। वो मास्टरपीस कैसे बनाएगी? वो तो एक तरह के 1 लाख बना देती है। आज भी दुनिया में सबसे महंगे आर्टिफैक्ट्स कौन से हैं? जो हैंडमेड हैं। नहीं है? चेक कर लो। मशीन कैसे बनाएगी मास्टरपीस? मशीन कैन नॉट ऐड वैल्यू। वैल्यू कदर, कदर इज क्वालिटेटिव। आप काबिल कदर इंसान हैं। क्यों? 8 फुट के इसलिए, 400 किलो वजन है इसलिए, 100 रोटियां खाते हैं इसलिए नहीं। कदर के लिए जो चीज़ें बयान करेंगे आप, वो सारी की सारी क्वालिटेटिव होंगे। ओनली ह्यूमन कैन ऐड वैल्यू, मशीन कैन नॉट ऐड वैल्यू। दैट इज परफॉर्मेंस। मशीन कैन नॉट परफॉर्म। एक मैन है आपके डिस्पोजल पे, आपकी लेबर है, मैं हूं आपकी लेबर हूं। क्या आप मुझे यूटिलाइज कर सकते हैं? कर तो रहे हैं आप। हाँ हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जिस तरह आप आपसे हम ये भी एक नॉलेज दे देंगे भी, तो आपसे ऐड ही कर रहे हैं हम, यूटिलाइज यूटिलाइज कर रहे हैं। कैसे? यूटिलाइजेशन का सबूत है ना, वो डिपेंडेंट है। आप ये ना कहना डिपेंडेंट नहीं है, आप उसके अंदर एक एडिशन ना करें ना। ठीक कहा उसने। हम सब यहाँ काम करने के पाबंद है यार। हमारे पास चॉइस नहीं है कि दिल चाहे करना ना करना, हमें काम करना है। अगर हम आ गए तो काम करने पे आप बताएं, इसको इससे इसको निगेट करें, इनको निगेट करें काम करने पे। आप मशीन को यूटिलाइज कर सकते हो। आप मैन को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्होंने बोला इनसे बात करें, मैंने कुछ नहीं बोला। भाई आप देखो ना, उनको आप पूछो ना यार। उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि आप ये काम है, ये कर लो। उसको मैनेज करना कहेंगे शायद। यूटिलाइज करना इस्तेमाल करना होता है, वो हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने को आप ये कह सकते हो कि आपने अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज करके काम घर में ही बगावत हो रही है, घर में ही बगावत हो रही है। बाहर वाले ने कुछ बोला ही नहीं है अभी। तो बाहर वाले ने कुछ बोला ही नहीं है अभी। मान गया वो। यूटिलाइज करने का मतलब ये है किसी चीज़ की फिजिकल डिकम्पोजिशन। मैंने पानी को यूटिलाइज कर लिया कंजम्पशन की फॉर्म में। अब इस बोतल में उतना नहीं जितना पहले था। 100 रुपये का नोट मैंने लिया, 1000 साल बाद भी 100 रुपये का नोट है। इसकी ट्रांजैक्शनल वैल्यू कितनी कम हो जाए, फेस वैल्यू ऐसी रहेगी। एग्रीमेंट है इसके ऊपर। यूटिलाइज करने का मतलब ये जी 100 रुपये दीजिए, क्या किया आपने जी? 40 रुपये का गिलास ले आया, 60 रुपये ये हैं। दैट इज़ यूटिलाइजेशन, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव। मैन को नहीं कर सकते आप। एक बच्चा पलंग पर पैदा हो, 60 साल तक पलंग से नीचे पैर ना रखे, 60 साल का नहीं होगा। नहीं, 60 साल का होने के लिए पहले स्कूल पढ़ेगा, कॉलेज पढ़ेगा, काम करेगा, फिर 60 साल का होगा ना। इसका मतलब ये है कि उसकी उम्र के बढ़ने और कम होने का आपके काम करने या ना करने से कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो तो एब्सोल्यूट है। तो मैन को हम क्या करते हैं फिर? हम मैन को मोबिलाइज करते हैं, काम करने के लिए तैयार करते हैं, जिसका सिनोनिम है मोटिवेट करते हैं। शाबाश। मैन क्या करता है? मैन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। मेक इट वेरी क्लियर। कैसे ग्रुप बना दें? ये सारी रिसोर्सेज डिपेंडेंट हैं अपने इस्तेमाल होने के लिए मैन के ऊपर। मैन डिपेंडेंट नहीं है इनके ऊपर। प्लानिंग का इन रिसोर्सेज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लान करते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज प्लान के मुताबिक मंगवाते हैं ना। प्लानिंग कब करते हैं? आपको रिसोर्स चाहिए प्लानिंग करने के लिए? कुछ नहीं चाहिए। मैं और ये यहाँ बैठे या फुटपाथ में किसी चाय के ठिए पे बैठ जाएं, प्लान करने के लिए एसी रूम में बैठ के कोट और टाई लगाने का जरूरी है भाई? अब जो चारों आएंगे, इन दोनों आदमियों के प्लान के मुताबिक आएंगे ना यार, ये अन्य आ जाएंगे। इनको मैन को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन नॉट मूव विदाउट मैन। मैन इज मोबिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। मेक इट वेरी क्लियर। मैं रिसोर्सेज की ज़रूरत को नहीं, अहमियत को कम कर रहा हूँ। लिबास की ज़रूरत है, अहमियत नहीं है। अगर अहमियत होती तो इंसान नंगा नहीं आता और नंगा नहीं जाता। कफन लिबास नहीं है, कफन पहनाया नहीं लपेटा जाता है। लिबास की तारीफ है जिस्म की तराश के मुताबिक सिला हुआ कपड़ा। लिबास की अहमियत नहीं है, ज़रूरत है। मैन की ज़रूरत नहीं है, अहमियत है। हमारे वालिदैन दादा आज किसी काबिल नहीं है, दिन भर पढ़े खास रहे,
दवाएं खा रहे हैं, खिदमतें करवा रहे हैं, और हमें पता है ना कि हमारी ज़िंदगियों में उन बूढ़े लोगों की क्या अहमियत है। आज हमारी तनख्वाहें शायद हमारे बाप की 6 महीने की तनख्वाह के बराबर है या उससे भी ज़्यादा होंगी, मगर हमें पता है ना कि उसकी क्या अहमियत है। इस अहमियत को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, क्वान्टिफाई कर सकते हैं। आदमी इम्पॉर्टेंट होता है और चीज़ें कीमती होती हैं, कभी अहमियत को कीमत पे कुर्बान नहीं करते। रिसोर्सेज आर यूटिलाइज। सबसे बड़ी बात, कोई प्रोजेक्ट हो, सबसे बड़ी चीज़ मेरी टीम है, मेरी टीम है। बस फोकस किसके ऊपर करना है मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने? अपनी टीम के ऊपर फोकस करना है टोटल। वो चाहेंगे इस काम को कर लेंगे। मनी, पैसा, मशीन, आपके वोटर, मटेरियल्स एंड मैकेनिज्म। मशीन के अंदर इक्विपमेंट्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ठीक है ना। इंस्पेक्शन, मेजरिंग एंड बैलेंस के भी हैं, और वो जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी हैं। जो इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग है, और जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो अलग है। ये आप भी जानते हैं, उनमें कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर नहीं है। हम इस पर कोई और बात करेंगे, ये डिफरेंट टॉपिक है, इस पर भी जाते हैं। ऐसे मुंह में आ गया तो मैंने बोल दिया, यहाँ पे ये अलग है। अब ये इसके डिस्पोजल के ऊपर है, इस पर हमारा कोई भी फोकस इसके फोकस को कमज़ोर कर देता है। मैनेजमेंट नेवर डिस्कसेस मशीन, मनी, मटीरियल एंड मैकेनिज्म। मैनेजमेंट डिस्कसेस मैन। बंदे लाओ, बंदे कहाँ हैं? अगर सही बंदे आ गए देन यू आर एट पार, यू नीड नॉट टू वरी फॉर एनीथिंग। अगर आप ले आए बंदे दूसरे, यू हैव टू, देखो अनवार को चेक करो, वो कुर्सियाँ लाए कि नहीं लाया। पहले अनवार को काम दिया, अनवार के ऊपर एक और को लाद दिया। जैसे मैंने कहा एंटी करप्शन का महकमा बनाया, फिर काउंटर करप्शन का महकमा बना दिया। जो चोरों को पकड़ने आए थे उनको भी चेक करो कहीं वो चोर तो नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट PMI बॉक पे हो रहा है ना, PMI बुक ऑफ नॉलेज वर्जन 11 इसी पे हो रहा है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस क्वालिटी, कॉस्ट, सारे ह्यूमन बेस्ड फैक्टर्स है ही नहीं कोई, जो कि है ही ह्यूमन और कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन PMP आपको ये तो नहीं बताता कि आपने इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट में सर्किट काउंटर डिजाइन करना है। स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन जेनेरिक होती हैं, स्पेसिफिक थोड़ी होती हैं यार। वो स्पेसिफिक नहीं, उसको पढ़ के आपको अपने प्रोजेक्ट है ना, वो आपको अप्रोच देगा कि तुमने प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं, यू कैन फोर्सी द प्रोजेक्ट इन ए करेक्ट डायमेंशन। इफ दैट कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर, यू कैन नॉट फोर्सी द प्रोजेक्ट। वो कहता है छोड़ दो रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज क्या होती हैं? नहीं है, उधार पे आ जाएंगी। मैन कहाँ है? एक अवार्ड है, कभी चेक करना, मैल्कम बैलरिज अवार्ड, अमेरिका में देते हैं 5 ऑर्गेनाइजेशंस को, टॉप जो चला जाए इसके ऊपर। इसे कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नाम सुना होगा आपने। TQM की सर्टिफिकेशन नहीं है, चेक कर लें आप, TQM का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। TQM ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंप्लीमेंट कर लिया वो अप्लाई करती है मैल्कम बैलरिज के लिए। अच्छा, मैल्कम बैलरिज की 1100 पॉइंट की लिस्ट है, ऑडिट लिस्ट है, डाउनलोड कर ले नेट से, फ्री, कोई नहीं है। जब अप्लाई करेंगे उनकी ऑडिट टीम आएगी, उनका आने जाने का खर्चा और फीस आपको पे करनी होगी। ओके, थैंक यू। मैल्कम बैलरिज के 1100 पॉइंट की लिस्ट अभी निकाल के चेक कर लें, 700 पॉइंट HR के ऊपर है, 700 पॉइंट HR के ऊपर है। 400 पॉइंट के अंदर मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिन, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोर, परचेजिंग, सारा आगे 700 पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स आखिरी चीज़ है, आखिरी। हम शुरू रिसोर्स से करते हैं, वो फलानी चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, फलाना बंदा आया, वो छोड़ दो यार, उसको बुला ले उसी जगह पे। वी गिव इट अ डैम कि फला बंदा आया कि नहीं आया। वी कैन रिप्लेस अ पर्सन वेरी इजीली बिकॉज अबंडेंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, एनी ह्यूमन कैन इजीली बी रिप्लेस्ड। हम टीम बना लेते हैं, काम कर देते हैं। फोकस क्या है? फोकस इज बेसिकली these 4 hours and people at work, जो उन्होंने कहा था मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पोर्ट थी पर्ल हार्बर, बड़ी मशहूर। तोरा तोरा के नाम से एक जापानीज मूवी है, तोरा तोरा, TOR, ब्लैक एंड वाइट है, यूट्यूब पे मौजूद है, कभी टाइम मिले तो देखना। तोरा पर्ल हार्बर पे जो अलाइड आर्मीज थी उसको कौन लीड कर रहा था? अमेरिका। जर्मनी अलग, रशिया अलग, ठीक हो गया। अच्छा,
अलाइड आर्मी की सारी नेवल फोर्स कहाँ पड़ी हुई थी? पर्ल हार्बर पे। एयर स्ट्राइक, दुनिया की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक उस दिन हुई, उस रात को जापान 467 प्लेन्स ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, जैपनीज। आखिरी प्लेन टोक्यो से निकलता था, पहला यहाँ से वापस होता था बॉम्बार्डमेंट के बाद। पर्ल हार्बर का डिस्ट्रक्शन वजह बनी। अब जापान को रोकने के लिए एटम बम गिराया गया और दूसरा कोई तरीका नहीं था। न जापान फिलिपीन तक आ गया था, फिलिपीन फार ईस्ट है। तोरा तोरा मैन, सुबह 4 बजे अटैक ख़त्म हुआ। वो जो तोरा तोरा मैंने बताया, उसमें 10 पायलट ऐसे हैं जब वो आते हैं तो उसका निशान आता है, जिन्होंने ओरिजिनल अटैक में भी हिस्सा लिया था। ये उस मूवी की ख़ास बात है, बस बाकी एक मूवी है। एक ब्रिटिश शिप 10 ब्रिटिश नेवल ऑफिसर्स को, रॉयल नेवल ऑफिसर्स को लेकर पर्ल हार्बर की तरफ आ रहा था। उससे मैसेज किया तो उन्होंने, कंट्रोल टावर ने कहा तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ, एंकर कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो और कोई आवाज़ ना करो, वी आर अंडर हैवी बॉम्बिंग। उसने ऐसे ही किया और हम तुम्हें खुद कांटेक्ट करेंगे, तुम बिल्कुल मर जाओ बस एक तरीके से। सुबह 6 बजे उनसे कांटेक्ट हुआ, सूरत हाल लेगी। उसने कहा तुम वहीं रुको, क्योंकि बहुत से बॉम्ब ऐसे हैं जो सी सरफेस के ऊपर हैं और फटे नहीं हैं, ऐसा ना कोलिजन से फट जाएं। यू स्टे वेयर यू आर, हम भेज रहे हैं बंदा जो तुम्हें वहाँ से लेके आएगा। ओके। अब उन्होंने बुलाया तो ब्रिटिश नेवी का एक ऑफिसर था, कॉर्पोरल विलियम हेनरी जूनियर। उसने कहा विलियम 10 लोगों को लेके आना है, 20 फीट की 50 हॉर्स पावर मोटर बोट अवेलेबल है, या मैनुअल बोट विथ 20 इंडिविजुअल्स, विच वन यू प्रेफर। ये बड़ा मशहूर आता था शो लैरी किंग लाइव। लैरी किंग लाइव में ये विलियम का इंटरव्यू है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जब उसको विक्टोरिया क्रॉस फॉर ब्रेवरी दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो लैरी किंग ने उसको बुलाया, उससे अपने इंटरव्यू में सारी बात बताई, कहानी सुनाई जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा जी मैनुअल विद 20 इंडिविजुअल्स। जी वेरी गुड, थैंक यू। गया, चप्पू चला चला के गया, लोगों को लिया, वापस आ गया, पहुँच गया, अवार्ड मिला, विक्टोरिया अवार्ड, फला धमाका, लैरी किंग। तो लैरी किंग ने पूछा उससे कि तुमने उसका इंतखाब क्यों किया? उसने कहा यही सवाल उसने भी किया था जो तुम कर रहे हो। उसने कहा देखो 50 हॉर्स पावर की बोट 50 हॉर्स पावर का काम कर सकती है, और 20 आदमी अगर अपनी आई पे आ जाएं तो वो 100 आदमी वो काम कर सकते हैं। मैन डज नॉट नो हिज लिमिट्स। कभी इस पे रिलाई नहीं करना, इसकी लिमिट मुझे पता है। जिसको लिमिट नहीं पता वो मैन है। अगर वो आप आ जाए कि करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी औकात उतनी है जितना इसके अंदर पानी है, बस। ऑलवेज रिलाई अपॉन योर टीम। चाहे आपके नीचे एक चाय बनाने वाला हो या झाड़ू देने वाला हो, वो आपके लिए वो कर सकता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते और ये भी नहीं कर सकते। हमारे सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट पाकिस्तानी कॉर्पोरेट में हम लोगों को, पीपल को डंप कर देते हैं और रिसोर्सेज को ऊपर ले आते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और जो कंपनियां ऐसा नहीं करती, हमारे मुल्क में एमएनसीज काम कर रही हैं, हमारे दोस्त यार, भाई बहन, कज़न वहाँ काम करते हैं, उनका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो भी यहीं से पैसे कमा रहे हैं, यहीं लगा रहे हैं ना यार। अप्रोच मुख्तलिफ है। देखो मैं कहूँ इन दोनों में से एक मार्कर सेलेक्ट कर लो, आप लोग ये सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों में से एक रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दिया। जब आप दोनों सूरतों में एक ही आया ना, फर्क क्या है? अप्रोच का। सिलेक्शन पॉजिटिव है, रिजेक्शन नेगेटिव है। इट वॉन्ट चेंज द आंसर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच, द वे यू लुक। जैसे वो बड़ी पुरानी, सदियों पुरानी मिसाल है, पेसिमिस्ट कहता है गिलास आधा खाली है, वो कहता है गिलास आधा भरा। आधा खाली कहने से पूरा खाली नहीं हो जाता, आधा भरने से पूरा भर नहीं जाता। ये शो करता है कि आप लाइफ को कैसे देख रहे हैं। अब मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट में इन दोनों में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है? आखिर मैनेजमेंट के साथ प्रोजेक्ट क्यों लगाया गया और प्रोजेक्ट को मैनेज क्यों करना है? तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? इसको मैं ख़त्म कर दूं। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? या हम अलग अलग कर दें, मैनेजमेंट में और प्रोजेक्ट में।
मैंने यहाँ एंड प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट आता ही टाइम कंस्ट्रेंट के साथ है। टाइम, क्वालिटी एंड बजट, ये 3 चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हैं जो आएंगी यहाँ पे, कहाँ पे, वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पररी है, कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परमानेंट नहीं हो सकता। दुनिया में कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बना जिसका स्टार्ट और फिनिश डिफाइन ना हो, डिफाइन ना हो। अगर टाइम नहीं होगा तो प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। फिर कब ख़त्म करें, कर लेना यार अपने हिसाब से। अब ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट वही है जिसका स्टार्ट और फिनिश मेंशन हो, क्योंकि उससे बजट जुड़ा हुआ है। टाइम इज मनी। मैनेजमेंट में चीज़ें कैसी हैं आपके पास? मैनेजमेंट में चीज़ें आपके पास परमानेंट है। मैनेजमेंट इज परमानेंट एंड प्रोजेक्ट इज टेम्पररी। दुनिया का कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो वो। मैनेजमेंट इज सब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट इज अनटाइम्ड एंड प्रोजेक्ट इज स्ट्रिक्टली टाइम्ड। पहली बात मुंह से बात शुरू ये करेगा कि भाई 6 दिन में काम मुकम्मल करना है। काम नहीं बता रहा, काम क्या करना है, what has to be completed within the short span of 6 days। अब बता रहा है कि ये लगाने इंस्टॉल करना है, सिस्टम पूरा बना के चलाना है। ओके, थैंक यू। प्रोजेक्ट इज बेसिकली डिपेंड इन टाइम। इसीलिए जब प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं आप, तो क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, है ना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। मुझसे पूछें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। क्योंकि टाइम है तो ऑब्जेक्टिव है, अगर टाइम नहीं है तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। भाई ये काम कब करूं यार, अपने हिसाब से कर लेना, अब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। क्लियर है? टाइम इज द की रिसोर्स। की टाइम इज एब्सोल्यूट। स्पेस एंड टाइम, सबसे ताकतवर रिसोर्स स्पेस एंड टाइम, ज़मान व मकान। क्लियर है? किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस की दलील कहाँ से मिलेगी? स्पेस और टाइम से मिलेगी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूँ, घड़ी पे वक्त बता रहा है कि इस वक्त से इस वक्त तक ये आदमी यहाँ मौजूद था। वेट एंड वॉल्यूम की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी मेरे ऊपर अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। टाइम इज़ एब्सोल्यूट। जो कुछ है वो टाइम के अंदर है, टाइम से बाहर कुछ भी नहीं। और टाइम किसी चीज़ के अंदर नहीं, टाइम इन तमाम चीज़ों के ऊपर है। जब उसने बनाया इन तमाम चीज़ों को तो वो टाइम के अंदर बनाया। तो टाइम को उससे पहले बनाया था तो इनको टाइम के अंदर बनाया ना। अल्लज़ी खलक़ा सबा समावातिन तिबाका, हमने 7 दिन मुकम्मल किए सारे। तो 7 दिन बनाए थे तो कहा ना 7 दिन। अगर 7 दिन ना होते तो कैसे कहते 7 दिन? खलक़ा सबा समावातिन तिबाका, सबा 7 मात्रा फ़ी ख़ल्क़िल रहमानि मिन तफ़ावत, लंबी आयत है। टाइम एब्सोल्यूट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टाइम। क्यों इन तमाम को बदल सकते हैं, इस कमबख्त को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। जितना दे दिया गया वह उतना ही है। इसके अंदर 0.001% भी, यू कैन नॉट ऐड समथिंग, यू कैन नॉट डिलीट समथिंग, यू हैव टू गो बाय द बुक। 4 घंटे ये इफ्तार का टाइम है। जैसे ही टाइम हुआ, अजान हुई, रोज़ा खुल गया। मेरी आपकी मर्जी से नहीं है वो। तो बफर जोन रखा जाता है वहाँ 10 to 15 डेज़ का, कि एवोपरेशन लेवल ये है सॉइल का, लिहाजा इतनी देर में पानी ज़मीन भी पिएगी, हवा भी लेके जाएगी, तो इतनी देर में पानी ड्राई हो जाएगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये आप क्या तो नहीं है ना, जो ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपके यहाँ टाइम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उनके मुकाबले में, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट कम है उनके मुकाबले में। धुंध हो गई, इतनी धुंध हो गई, विजिबिलिटी 0 हो गई, बंदे पहुंच ही नहीं पाए। अब क्या करोगे? सर्दियों में हम फिर कुशन रखते हैं नवंबर के अंदर 2 वीक का कम से कम, जिसको ट्रैवलिंग लिबर्टी कहते हैं। ट्रैवलिंग लिबर्टी नहीं है तो क्या होगा? प्रोजेक्ट डिले होगा, लोग पहुंचेंगे नहीं साइट के ऊपर। कैसे पहुंचेंगे? धुंध इतनी है।
वो कंसर्न आपको तो नहीं है। आप अगर पहुंच गए तो आपके साइड घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर काम कर रही, ठीक है। स्पेसिफिक से क्या मुराद है? स्पेसिफिक, मखसूस। जिसको टीम अब यहाँ पे एक टीम है और एक ग्रुप है, इसके फ़र्क को समझ लें, ठीक है। टीम और ग्रुप में कोई फ़र्क है या सिनोनिम है? दोनों लफ्ज़ों को हम वाइस वर्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, फ़र्क है। आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में फ़र्क है, ठीक है। क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? कोई मिसाल दे दें किसी टीम की। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ हमेशा है। फुटबॉल की टीम, हाँ मतलब एक टीम का आपने कहा फुटबॉल की टीम, ठीक है। ऐसे किसी ग्रुप का नाम बता दें। हो सकता है इनका स्कूल इन 11 लड़कों को किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए भेज रहा हो, वहाँ इन्होंने कोई प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना हो, इनको इनाम मिल रहा हो। आपने क्या अज्यूम कर लिया कि ये फारिग है। मैं समझाने के लिए गुफ्तगू को लंबा कर रहा हूँ, मेरा मकसद कोई वो नहीं है, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं इसलिए बहस को खाम का लंबा कर रहा हूँ ताकि आप एक दफ़ा समझें। इन अल्फाज के इस्तेमाल में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। टीम के अंदर हमने पूछा, भाई इस टीम में कौन कौन है बताओ, ग्राउंड के हिसाब से इंटीग्रेट करो। उसने कहा ये गोलकीपर है, इधर कर दिया, ये सेंटर फॉरवर्ड है, इधर कर दिया, ये राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, ये सारे अलग अलग कर दिए। तो जो काम सेंटर फॉरवर्ड कर रहा है वो राइट हाफ करेगा, जो राइट हाफ कर रहा है वो गोलकीपर करेगा? नहीं। अच्छा भाई, एक क्रिकेट की टीम भी सुना है, कोई गेम क्रिकेट होता है, उसने कहा उसमें कितने बंदे होते हैं? उसमें भी 11 होते हैं। बुलाओ, 11 बुला लिए। इनका भी बताओ, अलग हो जाओ। ये विकेट कीपर है, ये 4 बैट्समैन हैं, ये 3 बॉलर है। जो काम बॉलर कर रहे हैं बैट्समैन करेंगे? नहीं, कैसी बातें करें आप। जो काम बैट्समैन करें बॉलर करेंगे? नहीं। 11 के स्टूडेंट 11 के 11 एक ही काम करेंगे ना, क्योंकि उनको एक ही काम आता है। टीम हमेशा क्रॉस फंक्शनल ग्रुप को मिलाने से बनती है, और ग्रुप लाइक माइंडेड होता है, वो एक ही स्पेशलिटी को लेकर चलता है, उसे ग्रुप कहते हैं। टीम में ग्रुप है, बैट्समैनों का ग्रुप, बॉलर का ग्रुप। क्लियर हो रहा है? टीम क्रॉस फंक्शनल है। जो बात कर रहा हूं दलील दे रहा हूं उसकी, मैं गलत है भाई पकड़ लो मुझे। टीम क्रॉस फंक्शनल है। टीम के अंदर कुछ लोग कोई काम करेंगे, कुछ कोई काम करेंगे, कुछ कोई, ग्रुप में सारे एक ही काम करेंगे। क्यों कहते? अच्छा 50 लोग भी जाते, क्या कहते हैं? आज़मीन हज का ग्रुप। लोग कितने? 250। तो 250 के 50 हाजी होने जा रहे हैं ना। क्यों नहीं कहते टीम? कहो ना टीम। इसका नंबर से ताल्लुक नहीं है, हम नंबर समझ लेते हैं। ग्रुप छोटा, टीम बड़ी। एक लेमैन को बात जेब देती है, हमको जेब नहीं देते जो प्रोजेक्ट के लोग हैं। हमें समझना चाहिए कि टीम और ग्रुप का ताल्लुक नंबर से नहीं है। आज़मीन हज की टीम दिखा दो कहीं लिखी हुई। आज़मीन हज का ग्रुप 250। हमारा जो ग्रुप था, मैं 2010 में हज पे गया, 425 लोग थे उसके अंदर। वो पूरे एयरक्राफ्ट को, हमारा 777 जंबो था, उसमें 425 लोग थे, और पूरे एयरक्राफ्ट को एक ग्रुप लिखते थे पीआई वाले। अब 425 लोगों का ग्रुप होता है इसलिए कि वो 425 के 425 एहराम बांध के मर्द औरतें एक ही काम करने के लिए जा रहे हैं। टीम कभी एक नहीं होती। टीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस फंक्शनल ग्रुप। बैट्समैन जिस चीज़ के एक्सपर्ट है बॉलर नहीं है, बॉलर जिस चीज़ के एक्सपर्ट है विकेट कीपर नहीं है। आई नीड टू मेक प्रोजेक्ट में कभी तुम ग्रुप का नाम नहीं देखोगे। अभी चेक कर लो, कहीं है मुझे पकड़ लो। प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो ही नहीं सकता सिंगल एक्सपर्टीज। मैकेनिकल भी चाहिए, सिविल भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, सारी एक्सपर्टीज चाहिए, साइमल्टेनियसली नहीं चाहिए, वन आफ्टर अनदर। जैसे मैंने कहा डैम के अंदर सबसे पहले सिविल, फिर मैकेनिकल, आखिर में इलेक्ट्रिकल, सबसे एंड के अंदर। कोई साइमल्टेनियस काम नहीं होगा। जाके देख लो, गला कटवा दूंगा अपना अगर साबित हो जाए तो। 1 बाय 1 टीम के अंदर कौन लोग आएंगे, कौन से ग्रुप आएंगे, कभी भी एक तरह के लोग। और याद रखना, कभी टीम नहीं मिलेगी 11 के 11 चीते, कभी टीम नहीं मिलेगी 11 के 11 गधे। टीम मिलेगी 7 चीते, 4 मेरे जैसे गधे।
गधे चीतों को बाप मान लेंगे, चीते गधों को लेके चलेंगे। टीम कमज़ोर ताकतवर को मिला के बनती। सारे चीते होंगे तो किसी को बाप ही नहीं मानेंगे, कैप्टन कौन होगा? इसलिए हम प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक आदमी हल्का है उसको ज़ाया नहीं करते, उसको ताकतवर के साथ लगा देते। ताकतवर उसको लेके चलेगा, वो ताकतवर को रिस्पेक्ट देगा, हमारा काम हो जाएगा। हम उसको ट्रेन करते हैं, इन्हों छाड़ दो, इन्हों काम नहीं होता, ये बेकार है, इसको छोड़ दो, इसको निकाल दें। वो क्या कह रहा है? टू द लेजीएस्ट पर्सन वुड फाइंड द ईजीएस्ट वे। उस कमज़ोर को लगाओ। इसे CDP कहते हैं HR के अंदर, कैरियर डेवलपमेंट प्लानिंग। डेवलप करो रिसोर्स को, ज़ाया नहीं कर दो। ये तो काम ही नहीं करता यार, बेकार इसको ना लेके जाओ यार। उसको किसी ताकतवर के साथ लगा दो ताकि वो काम सीख जाए। जो काम कर सकता है उससे काम लिया तो आप कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर है? जो नहीं कर सकता उससे लो ना। क्लियर है? तो हम डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ, मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेसिफिक, मखसूस। अब टीम का ऑब्जेक्ट नहीं है, टीम का गोल है। गोल है, ये हो गया टीम ग्रुप, इसको मिटा दूं। इसमें भी बड़ा उलट फेर है, इसके अंदर भी कम वक्त। ऑब्जेक्टिव एंड गोल में कोई फर्क है? गोल एंड ऑब्जेक्टिव ये साइमल्टेनियसली इस्तेमाल होते हैं। आपके ख्याल में इन दोनों में कोई फ़र्क है? हम बहुत इस्तेमाल, ऑब्जेक्टिव गोल, ऑब्जेक्टिव गोल, ऑब्जेक्टिव। क्लैरिटी के लिए बैठे हुए, कोई बोलते हुए सोचे बिल्कुल ना, या तो कोई मजाक उड़ाए या कोई आपकी तज़ीक करे, डिसरिस्पेक्ट करे तो बात है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम सब लोग यहाँ सीखने सिखाने के लिए जमा हो। जो प्रोफेशन मिल के बैठते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं, ये सीखने का अमल है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ओपन है। तो हम इसीलिए हंसी मजाक साथ साथ चलता रहता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे बर्डन ना करें ना, इसलिए चीज़ें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। आज मेरा टोटल फोकस इसके ऊपर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझना बहुत कुछ भी नहीं है। गोल इज मकसद, ऑब्जेक्टिव इज हदफ, टारगेट। कंपनी का गोल होता है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव की मदद से हम गोल तक पहुंचते हैं। मकसद कभी हासिल नहीं होता, जो हासिल हो जाए वह मकसद नहीं होता। पर्पस कैन नॉट बी अचीव, पर्पस इज सर्व्ड। क्या पर्पस है आपका, क्या मकसद है? यार मुझे ईमान पे मौत आ जाए, तो मरने के बाद पता चलेगा ना कि ईमान पे आई थी कि नहीं आई थी। फिर गोल हमेशा कलेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल होता है। जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो HR से मुख्तलिफ है, जो HR का है वो ऑपरेशन से मुख्तलिफ है, जो ऑपरेशन का है वो डेवलपमेंट से मुख्तलिफ है। पूरी कंपनी का गोल तो एक ही है ना, कस्टमर सर्विस, कस्टमर डिलाइट। तो लड़ा है फाइनेंस वाला मार्केटिंग वाले से, मार्केटिंग वाला परचेज वाले से, परचेज वाला स्टोर वाले से। ये जंग क्या जाति पसंद नापसंद पे हो रही है? सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं ना। बिग डिफरेंस है ना। गोल कलेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। और डिपार्टमेंट के गोल नहीं होते बाबा, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कभी मिक्स नहीं करना इसको। हमेशा बड़ा उलट फेर है इसके अंदर, बड़ी अन्नी पाई है लोगों ने। मकसद, हदफ, अहदाफ की तकमील से हम मकसद तक पहुंचते हैं। पर्पस कैन नॉट बी अचीव्ड, इफ इट इज अचीव्ड इट इज नॉट द पर्पस, पर्पस हैज टू बी सर्व्ड। जब तक ये कंपनी रहेगी तब तक कस्टमर डिलाइट इसका मकसद रहेगा। जिस दिन कंपनी ख़त्म हो जाएगी ये गोल ख़त्म हो जाएगा। विजन क्या है कंपनी का? गोल ईदी सेंटर, 4 लाइनों में, 4 वर्डों में, टू सर्व द सोसाइटी। ईदी, अभी वेबसाइट आगे चेक कर लो। जब तक माशरा है ईदी खिदमत करता रहेगा ना यार, कभी यतीम खाने बनाएगा, दस्तरखान लगाएगा, शादियाँ कराएगा, जिस चीज़ के माशरे की ज़रूरत है वो उसको पूरा करके माशरे की खिदमत करता रहे। कब तक करता रहेगा? जब तक ईदी सेंटर है। कब तक है? जब तक माशरा है। कब तक है? जब तक दुनिया है। पर्पस कैन नॉट बी अचीव, पर्पस इज गोल, ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने, किसी ने कहा था ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट से हम पर्पस तक, मगर हम पर्पस को पा लेते, ये गलत है। जो जिसको पाले वो पर्पस ही नहीं। क्लियर है? दैट इज ऑलवेज कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप मुकम्मल करते आते हैं। टर्मिनेशन का लफ्ज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है?
तुम सुनते हो ऐसे टर्मिनेशन, तुम इस लफ्ज़ को नेगेटिव समझोगे या पॉजिटिव समझोगे? वायर टर्मिनेशन तो पॉजिटिव होगी, वायर टर्मिनेशन तो पॉजिटिव होगी। नहीं नहीं, कुछ लगाओ नहीं, खाली टर्मिनेशन का वर्ड सामने आता है, तुम्हारे जहन में इसका जो पर्सपेक्टिव बनता है वो नेगेटिव बनता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाहिद जगह है जहाँ प्रोजेक्ट टर्मिनेशन जो कि लास्ट फेज है पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट क्लोज नहीं करते, टर्मिनेट करते हैं, चेक कर लो, वाहिद जगह है जहाँ पे वो है। प्रॉब्लम नेगेटिव वर्ड है। रिसर्च वाहिद फील्ड है जहाँ रिसर्च प्रॉब्लम के बगैर 1 इंच भी आगे बढ़ ही नहीं सकते, वहाँ प्रॉब्लम वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च। तहकीक का मौका मिला, मसला था तो मिला ना। तो अब क्या है, टर्मिनेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रॉब्लम रिसर्च में वर्ड नहीं है, टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह। वर्ड नेगेटिव है, किसी को निकाल देना, बर्खास्त कर देना, है ना, है नेगेटिव वर्ड, मगर वहाँ जाके क्या बन गया, टर्म बन गई। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टर्मिनोलॉजीज है वो अपनी जगह है। अब अगर उस मतलब को कहीं और जाके आप समझना चाहेंगे वो नहीं समझ सकते। और मिसाल दूँ, हेयरिंग, हेयरिंग का मतलब क्या है, सुनना। कोई आपका हो, लॉ में कोई हो, डिक्शनरी ऑफ लॉ, हेयरिंग का मतलब फुल कोर्ट इन सेशन 2024, 2025 में अमेंड किया, फुल ड्रेस कोड इन सेशन। हेयरिंग लॉ की सबसे ताकतवर टर्मिनोलॉजी है, हेयरिंग चल रही है भाई। अब यहाँ पे क्या है, लिटरेचर में वर्ड है सुनना, और वहाँ पे क्या है, टर्म है। अब उसको यहाँ अप्लाई करूँगा तो उल्टा हो जाएगा ना। अब उसको टर्म को, हेयरिंग की टर्म को वही समझेगा जो लॉयर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो टर्मिनोलॉजीज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हैं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, एक अभी जहन में आई टर्मिनेशन, वो वही समझेगा जो प्रोजेक्ट का आदमी है। वो टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी स्पेसिफिक नहीं है, जेनेरिक है। मैं ये बात करना चाहता हूं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। हाँ, उसकी एप्लीकेशन अगर नहीं है तो वो नॉलेज आपके लिए बेकार हो जाएगी। हाँ, एप्लीकेशन है, जो लोग पहले से प्रोजेक्ट में हैं, आप एचआर में हैं, अब जैसे आप एचआर में, आप भी पीएमपी कर सकते हैं, आप पीएमपी कर लेते हैं, मगर उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है आपके पास। आप पीएमपी सीख के आप कहें भाई आज से मैं भी आप जाऊंगा प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आप चले भी जाएंगे वो आगे को समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहाँ जो नॉलेज चाहिए वो इंजीनियर के पास है। अब कॉम्बिनेशन बना ना, इंजीनियर के पास मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास इंजीनियरिंग नहीं है, अब कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कहते हैं इंजीनियर को ही मैनेजर बना दो ना यार। अब 2 आदमी चाहिए, एक इंजीनियर जाएगा, एक मैनेजर जाएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर को मैनेजर सिखाने की, मैनेजमेंट बनाने की एक कोशिश है। जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंजीनियर्स को भेजती हैं, इनको एमबीए कराओ, इनको फला चीज़ कराओ, बस छोड़ो यार, पागल हो यार, इंजीनियर है, काम कर रहा है, ये छोटा सा कोर्स करा के, सर्टिफिकेशन करा के उसको मैनेजमेंट की वो टर्मिनोलॉजी समझा दो जो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये एमबीए का कंसंट्रेटेड वर्जन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं कोका कोला हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया जी 500 क्रेट रेगुलर कोक के भिजवा दें, इनका फ़ोन आया, मैंने 500 भिजवा दिए, जो बंदा लेके गया उसको उन्होंने पैसे दे दिए, अल्लाह खैर सला, ठीक हो गया। इनका फ़ोन आया कि जी फना इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे यहाँ इंस्टॉल कर दे, डिज़ाइन कर दे। मेरे बंदे गए, 2 दिन काम किया, काम मुकम्मल हो गया, इन्होंने सेटिस्फाई हो गए, इन्होंने पैसे दिए, बंदे वापस आ गए, ठीक हो गया। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये नहीं कि एक कोक थी और एक वो था, ये नहीं, इसके अलावा इन दोनों की नेचर में क्या फ़र्क है? उस काम के पैसे थे, जो उसने कहा था मैंने वो काम कर दिया। एक मीटर मेरे यहाँ इंस्टॉल कर दो, ग्रीन मीटर मैंने इंस्टॉल कर दिया। आप तो कोक है ना? नहीं, अच्छा, मिसाल दोनों रैंडम। अच्छा, मेरे ख्याल में एक जो है वो आपकी फिनिश्ड गुड इन वन रूफ टू सप्लाई द क्लाइंट, और दूसरा जो है वो आपने क्लाइंट प्रेमिसेस में जाके सिस्टम की इंस्टॉलेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्लेयर्स उसको इंस्टॉल। पहला वाला ऑर्डर है, दूसरा वाला प्रोजेक्ट है। ऑर्डर सिंगल गो में फिनिश गुड गई और पैसे आ गए। प्रोजेक्ट मैंने क्लाइंट प्रेमिसेस पे जाके काम किया, वहाँ मेरी कंपनी का प्रोफेशनलिज्म, वहाँ मेरी कंपनी का एप्टीट्यूड, बिहेवियर, हर चीज़ वो देख रहा है।
काउंट कर रहा है। हम जिसको प्रोजेक्ट कहते हैं वो कभी सिंगल गो में कंप्लीट नहीं होता, सिंगल गो में ऑर्डर कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट नहीं। प्रोजेक्ट है ही वो जो फेजेस में कंप्लीट हो। सबसे पहले प्रोजेक्ट के नेचर को समझ लें। तो पहला फेज प्रोजेक्ट का कौन सा है? द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज, द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज नंबर 1 मैपिंग। अब ये प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैपिंग, मैपिंग से क्या मुराद है? क्या मुराद है? कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया, आ गया, अब उसको आप कोई भी आदमी आप में से उसको लीड कर रहा है कंपनी की तरफ से, हामिद कंपनी की तरफ से, तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है उसको देखने के बाद, व्हाट इज़ मैपिंग? वो कुछ भी नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, वो अपने जहन में उस प्रोजेक्ट को कर रहा है, वो अपने जहन में उस प्रोजेक्ट को कर रहा है। ये बंदा ये इस तरह ये टक फिनिश, उसने पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया अपने जहन में। हमारे यहाँ जैसे ये समझाने के लिए, इस मिसाल को समझाने के लिए मैंने पीएमपी का जो बैच था उसमें मिसाल जब मैंने बताई तो फिर मैंने देखा ऐसे, तो मुझे लगा लोगों की समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। मैंने कहा अच्छा अपने बुकलेट्स खोले, एक प्लेन पेपर निकाल लें। उन्होंने निकाल लिया। मैंने कहा अब आप सोचें और अपने मुताबिक 5 खूबियाँ लिखें। लोगों ने फ़ौरन लिखना शुरू कर दी। मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा था सोचें। किसी ने भी सोचा नहीं। हम मैप करने को वक्त का ज़िया समझते हैं। और छोड़ यार की सोची पे आ, चल शुरू करना, असली कुछ कर लाएंगे। हमारी अप्रोच शॉर्ट टर्म है। अच्छा मज़े की बात, हम जीनियस हैं, हम उसको कर भी जाते हैं, मगर हम लॉन्ग टर्म में उसको प्लान नहीं कर पाते। यही वजह है कि वर्ल्ड के ऊपर इंडिविजुअल पाकिस्तानीज़ मशहूर हैं, मगर कलेक्टिवली हमारी कोई शोहरत नहीं है दुनिया के अंदर, बिकॉज वी कैन नॉट वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ टीम। अभी आप आमा की साइड पे जाएं, आप तो अभी मत चले जाइएगा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन टॉप 10 डॉक्टर्स के अंदर महंगे तरीन डॉक्टर एक्सपर्ट तरीन अमेरिका में 4 पाकिस्तानी हैं, 4 पाकिस्तानी। चेक कर लें, पाकिस्तानी, मगर पाकिस्तानी मेडिसिन मशहूर नहीं है, वो डॉक्टर मशहूर है जो अपने तौर पे हो गया। हम टीम में काम नहीं कर सकते। जो लोग बहुत शार्प होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है टीम में काम करना, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो अकेले काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे मुश्किल काम है टीम बनाना। जब आप मैप करते हैं, मैप तो हम करते नहीं, प्रोजेक्ट आ जाता है हम फ़ोन करते हैं, ऐप ही है, ये काट लो, उधर ये बना लो, वो बना लो, देखो हम कल जाना शुरू करना। सबसे पहले आप सोचें कि इसके लिए कौन कौन से लोग हैं। फर्स्ट थिंग इज़ टीम। आखिर आके जितने प्रॉब्लम भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं, देखो रिसोर्स कभी प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्स का ना होना प्रॉब्लम है। नहीं है तो आ जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैपिंग के अंदर आप 2 चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम एंड नंबर 2 इशू। अब ये सारी गुफ्तगू प्योर PMI बॉक के थ्रू हो रही है। एक एक वर्ड को चेक करना। अब जब मैप कर रहा है एक प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट आ गया, कुछ भी नहीं हुआ अभी, इत्तेफाक से कितने बजे आया, 6 बजे आया, मेल आई, उठ रहा था, उसने खोली, बैठ गया। अब दफ्तर वाले या तो जा चुके हैं या जा रहे हैं, वो रुक गया, ठहर गया। वो मैनेजर है, कोई ओवर टाइम नहीं है उसका, मगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है। कल छुट्टी है, अगर 2-4 मिनट बैठ भी गया एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं, वो प्रोफेशनल है, उसकी फील्ड की चीज़ है। क्यूरियोसिटी ने उसके पैर पकड़ ली, वहीं बैठ के वो मेल को देख रहा है। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा होता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं, हमें वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, हालांकि पहले बता दिया गया कि 7 बजे ख़त्म करना है, पर बोलते बोलते अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपनी फील्ड पे काम कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है देख के उसको, अब वो देख के उन चीज़ों के मुतालिक सोच रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन के मुतालिक सोच रहा है, वो मैप नहीं कर रहा प्रोजेक्ट को। द फर्स्ट थिंग इज़ मैपिंग। कौन लोग होंगे जो इस काम को उसमें करेंगे, इस काम को इस वक्त से पहले मुकम्मल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। होल्ड योर सेल्फ एंड मैप। मगर चूंकि हम टीम के तुरंत काम करने में बहुत मुश्किल है हमारे लिए, जो कि इंटेलिजेंट आदमी के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए इंटेलिजेंट लोग अकेले रहते हैं, अकेले होते हैं, अकेले मर जाते हैं। सबसे मुश्किल काम है टीम का बनाना। आपको जान के हैरत होगी कि लगान, एक ज़माने में लगान मूवी देखी इंडिया की, देखिए
एक ज़माने में 157 ग्रेजुएट स्कूल में प्लानिंग के अंदर टीम बिल्डिंग में वो मूवी दिखाई जाती थी, 24 में अभी भी दिखाई जा रही है। किस तरह वो टीम बनाता है देखा है आपने उसके अंदर। मैं मूवी देखने पे आपको आमादा नहीं करता, मगर कभी मौका मिले, टाइम फारिग हो, वो मूवी ज़रूर देखिएगा कि टीम बनाई कैसे जाती है।